ओके क्लास, ये हमारा सेल का थर्ड वीडियो है हमारे चैनल पे। और आज के चैप्टर में हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। अगर आपको न्यूक्लियस की लोकेशन नहीं मालूम है या न्यूक्लियस क्या होता है ये नहीं मालूम है, तो आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो हमारे चैनल पे पहले से ही है उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आएगा। अगर आप देख चुके हैं तो ये वाला और अच्छे से समझ में आएगा। ये हम बात करने वाले हैं आज सेल के सबसे इनर पार्ट की। इनर इन द सेंस न्यूक्लियस की बात करने वाले हैं। और हम न्यूक्लियस का ऐसे ऑपरेशन करेंगे आज और पता करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है मेनली। ठीक है, न्यूक्लियस बना किससे होता है, सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बार बार मैं उसी तरीके से एक डब्बा बनाऊंगा और डब्बे के बीच में न्यूक्लियस बनाऊंगा। हमने पढ़ा न्यूक्लियस डबल लेयर, दो लेयर वाला एक मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस में ये डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन यानी दो लेयर वाला है। जैसा कि आपको यहाँ एक कटआउट दिखाया गया है, इस कटआउट में आप साफ तरीके से देख सकते हैं ये न्यूक्लियस की बाहर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की बाहर की कवरिंग है और इसमें आपको छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे होंगे, पोर्स। इनको हम साइंस की भाषा में पोर्स कहते हैं। ये छेद हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जिस तरीके से एक सेल के अंदर होता है ना एंट्री एग्जिट का, अंदर बाहर करने का, बिल्कुल उसी तरीके से ये न्यूक्लियस की जो पोर्स हैं ये किसी मटेरियल को यहां से अंदर या बाहर जाने की परमिशन देते हैं। ठीक है, सेल के अंदर बाहर मतलब, क्योंकि ये बीच में है ना। तो ये हमारा सबसे आउटर लेयर है। इसी को हम, इस बाहरी लेयर को जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रान, मेम्ब्रान के नाम से। और साथ में उसके छेद हैं, पोर्स हैं। ये क्या काम करता है, ट्रांसफर का काम करता है। किसी मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर जाना हो या न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आना हो तो वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रान की हेल्प लेगा। जैसे कि सेल में होता है सबसे बाहरी लेयर सेल मेम्ब्रेन, जिसको हमने पढ़ा था तीन नाम से जानते हैं। एक होता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो मेम्ब्रेन का काम ही क्या है, एंट्री एग्जिट करवाना। ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियर के आगे भी मेम्ब्रेन लग गया है, तो मेम्ब्रेन लग गया यानी ये भी एंट्री एग्जिट को देखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। जैसे कि एक फादर से उसके सन में या डॉटर में ट्रांसफर होंगे, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर, डिजाइन, आंखों का कलर, हाइट, बाल का कलर, ठीक है, सोचने का, बहुत सारी चीजें जो है ये सब ये लेके आता है अपने साथ में हमारी बॉडी के अंदर। कहते नहीं कि तुम्हारी तो शक्ल तुम्हारे पापा से मिल रही है या आंखें इनसे मिल रही है या कहते हैं ना ऐसा, तो उसके लिए यही उत्तरदायी होता है। इसके अंदर बेटे होते हैं क्रोमोसोम्स। इस क्रोमेटीन मटेरियल के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, इस तरीके के आकृति वाला, इस तरीके का। और इस क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए और जीन्स। हमने इस तरीके का बना हुआ देखा है हॉस्पिटलों के बाहर और बाकी चीजों पे। तो मैंने कहा एक न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रान के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल, उसके अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और जीन्स। ठीक है, ये क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम दोनों एक ही है। पहली बात, ये क्या करता है, जब क्रोमेटिन में होता है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है। मतलब जब न्यूक्लियस टूटेगा, जब एक सेल से दो सेल बनेगा तो उस टाइम पे न्यूक्लियस भी टूटेगा, यानी ये न्यूक्लियस टूटेगा, एक से दो बनेगा तो उस टाइम पे ये नहीं टूटता, उसकी जगह ये डिवाइड होगा। जब ये इस फॉर्म में होगा तो ये डिवाइड नहीं होगा, उसको किस में बदलना पड़ेगा, क्रोमेटिन मटेरियल को क्रोमोसोम। देखो ये नॉन डिवाइडिंग स्टेट है और ये डिवाइड हो जाएगा। ये नॉन डिवाइडिंग स्टेट है और ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर बदल देते हैं। तो मैं फिर से एक बार आई रिपीट अगेन, क्रोमेटिन जो है वो डिवाइड नहीं, ये एक न्यूक्लियस के अंदर होता है।
क्योंकि एक सेल को डिवाइड होना होता है, तभी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, उसके बिना तो नहीं बनेगा। हमारा इतना बड़ा शरीर जो है वो कई सेल से बना है ना, तो इसका मतलब है सेल डिवाइड हुआ है। एक था वो आपस में टूटा, तो उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी टूटा, दो भाग में बटा। न्यूक्लियस के साथ साथ क्रोमोसोम भी टूटा। ये क्रोमोसोम है, जब टूटता है तो ये देखो अलग हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है बीच से, है ना, पूरा ऐसे करके स्प्लिट हो रहा है। लेकिन जब ये इस वाले स्ट्रक्चर में होता है तो स्प्लिट नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम कब स्प्लिट नहीं होता? जब वो क्रोमेटीन होता है। यहां डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होगा जब वो क्या बन जाएगा, एक क्रोमेटीन मटेरियल जब बन जाएगा क्रोमोसोम, तब वो डिवाइड होगा। उस हर क्रोमोसोम के अंदर ये देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। हर क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए और जीन्स। डीएनए का मतलब मैंने बताया था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए न्यूक्लिक, और सारी चीजें एसिडिक क्यों होती हैं, बाकी आपको ध्यान रखना। डी ऑक्सीजन तो ऑक्सी, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। स्पेलिंग आसान है याद करना, डी डी डी, ऑक्सी ऑक्सीजन वाला, ओ एक्स आई, राइबो RIBO, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है इसका नाम। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस हमारे हर सेल का ब्रेन है, हमारी बॉडी का ब्रेन नहीं, हमारे सेल का ब्रेन है। हमारा सेल इसी के हिसाब से काम करता है। सेल को कब डिवाइड होना है इसी को पता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए और जीन्स है। एक सेल को इंसान बनना है या एक सेल को जानवर बनना है, वो यही डिसाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन पहले से होती है। ठीक है, इंसान के बच्चा इंसान ही बनेगा डीएनए, क्योंकि उसका डीएनए इंसान से मैच होता है। हरकतों में जानवर बन जाएगा बेशक, लेकिन रहेगा तो इंसान ही ना। हाँ, और जानवर जानवर ही रहेगा क्योंकि उसका डीएनए और जीन्स जानवरों से आया हुआ है। तो इस न्यूक्लियस का काम क्या है बच्चे? ये इनहेरिटेंस करता है। हेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी मैसेज को पास आउट करना। मैसेज क्या? कौन सा मैसेज? मैसेज मतलब कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हमारी आंखों का कलर कैसा बनेगा, हमारे हेयर्स की ग्रोथ कैसी होगी, हमारा बॉडी ग्रोथ कैसा होगा, ये सब डिपेंड करता है इस मैसेज पे। और ये हर सेल के अंदर होता है, हर सेल के अंदर, ईच एंड एवरी सेल। ओके, क्वाइट क्लियर? ये डीएनए की फुल फॉर्म लिखिए, आपको मिल जाएगी। न्यूक्लियस बना होता है दो चीजों से, डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, और ये सेल के रिप्रोडक्शन यानी सेल को स्प्लिट होने में मदद करता है, सेल के डिवाइड होने में मदद करता है। ठीक है, तो सेल का फ्यूचर किस पे डिपेंड है? ये सेल का फ्यूचर खत्म कर सकता है, न्यूक्लियस पे। ओके, तो जब एक सेल मैच्योर हो जाता है, जब एक क्रोमेटीन मैच्योर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, और वो बनता है क्रोमोसोम। फिर सेल डिवाइड होते हैं, और सेल के साथ साथ डिवाइड होते हैं उसके अंदर के न्यूक्लियस, उसके अंदर के क्रोमोसोम, सब डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये तब होता है एक तो क्वेश्चन ये होता है सेल डिवाइड कब होता है? जब सेल में मेच्योरिटी आ जाती है, जब एक लेवल पे आ जाता है। उसके बाद क्योंकि वो पहले डिवाइड होगा, फिर अपना काम पूरा करेगा, और उसके बाद वो डेड भी तो होगा, मरेगा भी तो सेल, नए सेल्स भी तो बनेंगे बॉडी में, है ना। हम एक ही सेल से पूरी जिंदगी थोड़ी काट रहे हैं, हम पेड़ थोड़ी हैं, वरना हम पे ही सर्च नहीं हो जाता, हमारे से ही ले लेता डेड सेल रोबोट हुक। हमारे क्या होते हैं, डेड सेल खत्म हो जाते हैं, मैं बताऊंगा कैसे खत्म होते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं उनके डेड सेल की लेयर जमती जाती है, या हमारे डेड सेल खत्म हो जाते हैं, उसके बारे में हम आगे नहीं पढ़ेंगे। हमारे सेल के अंदर एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी है कि अपने ही सेल को खा जाता है, खत्म कर देता है, ये वाली क्वालिटी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी ये न्यूक्लियस था। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पार्ट्स को आप स्टेप बाय ध्यान रख लोगे, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इस बोर्ड की जितना लिखा है उसके अलावा, 100% गारंटी, जितना इस बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये जूम करके दिखाया हुआ है किस तरीके से डिवाइड होगा, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अंदर के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ओके, आगे। हाँ, तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था सेल डिवाइड होता है, और मैंने न्यूक्लियस के हिसाब से आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक
और एक होते हैं यूकैरियोटिक। मैंने आपको बताया था जो प्रो मेंबर होते हैं वो बिना न्यूक्लियस के काम करते हैं। फिर मैंने उसके साथ आपको यह भी बताया था बिना न्यूक्लियस के तो कोई होता ही नहीं है, तो इनके अंदर न्यूक्लियस की जगह पे कुछ होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उसमें न्यूक्लियस की जगह क्या है, न्यूक्लियोइड है। ठीक है, तो ये देखो ये नाम है न्यूक्लियोइड। तो प्रो बंदों के पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। प्रो बोलो या प्रीमिटिव बोलो, प्रीमिटिव मतलब होता है प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज। ओके, इसका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, एकदम माइक्रोन के बराबर छोटा होता है। इसका न्यूक्लियस इसमें अच्छे से नहीं बना होगा। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियस के बाहर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। मैंने बताया ना, न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर होती है जिसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इन भाई साहब में न्यूक्लियस ही नहीं है, अच्छे से न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बना के क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की कमी होती है, इसीलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है। क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम होगा, सिर्फ एक क्रोमोसोम, सिंगल, क्योंकि न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं हुआ इसका। और ये बैक्टीरियाज होते हैं, इंसान नहीं होते, इनके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस की जरूरत भी नहीं है अभी हमें। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम एक ही है, क्योंकि इनको कौन सा बॉडी का अलग अलग डिजाइन बनाना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड। तो वो डेवलप ही नहीं हुआ है तो उसके अंदर क्रोमोसोम कहां से आएगा, कम ही मिलेंगे ना। तो कम का मतलब एक क्रोमोसोम, सिर्फ एक क्रोमोसोम, क्योंकि इनको अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा कुछ पास आउट नहीं करना होता। ये इनका पूरा काम होता है डिपेंड होना दूसरों पे, दूसरों की बॉडी पे, इसलिए। ओके, ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इसके अंदर जो है ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। ऑर्गेनल्स क्या काम करते हैं, ये किसी न्यूक्लियस के अंदर काम करेंगे। असली वर्कर कौन होते हैं, ऑर्गेनल्स। जैसे कि सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स, जैसे हमने बात किया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी apparatus, ये सब क्या है, सेल काम नहीं कर रहा है, सेल के अंदर ये काम कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है। उसी तरीके से न्यूक्लियस काम नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर उसके ऑर्गेनल्स काम कर रहे हैं। काम कौन करता है हमेशा, ऑर्गेनल्स। मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के तो कौन काम कर रहा है, हम थोड़ी, ऑर्गेनल्स। तो सेल के भी क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के भी क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो काम करते हैं। तो इसके अंदर जब न्यूक्लियस ही अच्छा नहीं है तो न्यूक्लियर के अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो भी वेल डेवलप नहीं है, वो भी एब्सेंट है, तो काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इनका डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन हम यूकैरियोटिक्स की बात करें, यूकैरियोटिक्स वाले एनिमल्स जो हैं ये एडवांस होते हैं। इनके इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत दिमाग वाला है, वो अच्छे से काम कर रहा है, तो बॉडी डेवलप हो रही है, हमारी वेरिएशन आ रही है। तुम देखो ना, आज से 1 लाख साल पहले या 2 लाख साल पहले इंसानों की जब शुरुआत हुई थी, है ना, तो उस इंसान को और हम में कितना अंतर है ना। हमने पढ़ा था कि पहले चारों पैर पे चलते थे, इंसान के जो पूर्वज थे वो चारों पैर पे चलते थे, मतलब 4 पैर, 2 हाथ 2 पैर। लेकिन धीरे धीरे करके हम खड़े होना शुरू, क्यों हुए, क्योंकि हमारा सेल डेवलप करता है खुद को, हमारा सेल खुद को बदलता है। और जो बदलता है, बदलने का मतलब है क्योंकि हमारे न्यूक्लियस में क्या है, ये माइंड के रूप में काम कर रहा है, माइंड के रूप में काम कर रहा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं जो काम करते हैं। देखो बड़े होते हैं ये साइज में, 5 से 100, कितने भी बड़े नहीं कि हमें दिख जाए, सेल हमारे बहुत छोटे हैं, औरों के मुकाबले बड़े हैं, बिना न्यूक्लियर वाले के मुकाबले। वेल डिफाइन होता है, अच्छे से बना हुआ है, अच्छे से बना हुआ है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, अगेन द आउटर लेयर ऑफ अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस का बाहरी लेयर जिसपे छोटे छोटे छेद होंगे। ठीक है, इसके अंदर पाया जाएगा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ऑर्गेनल्स इसमें बने होंगे, प्रेजेंट होंगे, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनल्स काम कर रहे होंगे। न्यूक्लियस के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, बड़ी क्लास में जाओगे पता लगेगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बताऊंगा अभी।
कोई फायदा नहीं आएगा ही नहीं, तो बताने का क्या फायदा है। अभी मेन ये है कि इसमें दोनों का कंपेयर किया है हमने, ये कंपेयर आता है पेपर में। इनका साइज लिख देना, 4 नंबर 3 नंबर में है, चारों लिख देना नंबर पूरे, ठीक है। और 5 नंबर में आया तो चित्र बना देना, और एकदम मजे। देखो मुश्किल लग रहा होगा, ज्यादा कहाँ मुश्किल है। अरे साइंस के चित्रों में कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे गोला बनाओ, इसके अंदर एक और एक और एक और एक और फिर ऐसे घुसर घुसर कर दो, हो गया। और क्या, ऐसे ऐसे करके कर दो, क्या दिक्कत है। कोई काट दे तो तुम बोल देना कि सर आपने बोला था काट दिया। कोई काट दे, तुम इसको लिख दो बस नाम कि ये न्यूक्लियोइड है, बस बात ही खत्म। और क्या, अरे किसी किताब में नहीं लिखा कि बच्चे को चित्र बनाना आना चाहिए, ये लिखा है कि चित्र का स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसमें नाम होने चाहिए, तब नंबर मिलते हैं। तुम थोड़ी पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं ना, मुझे पता है। देखो ड्राइंग अच्छी है तो सुभान अल्लाह, नहीं अच्छी है थोड़ी इतनी अच्छी कर लो कि ये इसमें क्या करना है, कौन सा पोर्ट्रेट बनाना है तुम्हें किसी का देख के। ये ऐसे धागे निकाल दो 4-5। अब तुम कहोगे नहीं धागे ऐसे ही होने चाहिए, नहीं, अरे ऐसे कर दो, ऐस बना दो, कौन गलत करेगा। ये इसमें बस एक ये संतरा और ये एक ऐसे, ये ऐसे टेढ़ी लाइन है और ये 2-3 खीरे, खीरे कर दो। राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। अब हम पढ़ेंगे, हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, हमने उसके बाहरी लेयर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो सेल है, एक सेल जो है उसके अंदर की जो लेयर है और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो लिक्विड है उसमें जो तैरते रहते हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ओके, तो मैंने जैसा बताया कि एक सेल के अंदर और एक न्यूक्लियस के बाहर, ये जो बीच में हमारे होते हैं तैरते हुए, इनको बोलते हैं हम सेल के ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ईआर के बारे में। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ईआर 2 टाइप के होते हैं बच्चे, ईआर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आर लग जाता है इसके आगे, एक होता है उसके आगे एस लग जाता है। आर के आगे ईआर लिख दो और एस के आगे ईआर लिख दो। आर मतलब रफ, आर बोले तो रफ और एस बोले तो स्मूथ, ठीक है। तो आर ई आर और एस ई आर। ईआर के 2 टाइप होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ 2 टाइप्स, वन ऑफ देम इज रफ, नाम से ही पता चल रहा है पक्का रफ होगा, और स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम देखते हैं, काम क्या है हमारी बॉडी में। ईआर जो है एक मैसिव ट्रांसपोर्ट चैनल नेटवर्क है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। मैंने कहा ये साइटोप्लाज्म में बाहर और बीच में न्यूक्लियस है, यहां से यहां और यहां से यहां, इसके बीच में खाने को, एनर्जी को पास करना, ये किसका काम है, ईआर का काम है। तो ईआर 2 टाइप में बांटे जाते हैं। पहला रफ ईआर, रफ को रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर इस तरीके के ये छेद छेद दिख जाएंगे, गहरे गहरे उभरे हुए भाग, ये उभरे हुए भाग के कारण इसे रफ कहा जाता है। तो ये उभरे हुए भाग क्या है, ये है राइबोसोम्स। रफ रफ इसलिए है क्योंकि उस पे राइबोसोम्स है, स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं होगा इसलिए वो स्मूथ है, ठीक है। रफ रफ क्यों है, क्योंकि उसमें राइबोसोम है। ये जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम क्या काम करते हैं, अगर रफ है तो रफ में है बेटा राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, और रफ मतलब रफ और आर से राइबोसोम, और फिर ये बनाते हैं प्रोटीन। हमारे सेल में जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम है, प्रोटीन बनाने का डिपार्टमेंट है, वो आर के पास है, क्योंकि उसके पास आर से रफ, आर से राइबोसोम और प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने की जगह है ये। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, कहां बनता है प्रोटीन, तो यू हैव टू से ईआर में बनता है। अगर ईआर में ऑप्शन है तो आप आर पे लगा के आओगे, एसईआर मत लगाओगे, ठीक है। एसईआर क्या करता है, एसईआर के पास राइबोसोम नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, या
कम होते हैं। लैक ऑफ का मतलब होता है ना होना या कम होना। ओके, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएंगे लिपिड्स। देखो मैंने अभी अगली क्लास में जाओगे ना 10th में, तो ये दोनों नाम आएंगे, प्रोटीन और लिपिड्स। तो ये परेशान करेंगे, तो इसलिए पहले ही याद कर लो कि प्रोटीन और लिपिड्स बनते कहाँ हैं, ईआर में बनते हैं। 10th में इसी के आगे कहा है कि ये प्रोटीन और लिपिड से आगे काम क्या होगा, ठीक है। तो ये जो ईआर है, रफ से बनाता है प्रोटीन और स्मूथ से बनाता है लिपिड्स। पीछे एस लगा है लिपिड्स, बीच में आर है तो राइबोसोम प्रोटीन, ये लिपिड्स बनाता है, ठीक है। लिपिड बनाने का प्लस में फैट को बनाने का काम करता है। स्मूथ का काम है फैट। देखो फैट चिकना होता है तो वो कहां बनेगा, स्मूथ में, ठीक है। एससीआर यहां लिखा हुआ, मैंने इस पे मत जाना। एससीआर लिपिड्स, ये सब लिक्विड समझ लो, लिपिड को लिक्विड समझ लो, लिक्विड नाम से याद रखो। ये भी चिपचिपा होता है तो स्मूथ हो गया ये। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम, सबसे इंपॉर्टेंट, डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन लिवर सेल। आप कोई दवाई ले रहे हो, कोई ऐसी चीज खा ली जो आपके मतलब सेहत के लिए जहर है, तो ये यहां पे उसका काम है। ये क्या करेगा, उसको खत्म करने का काम करेगा, डिटॉक्सिफाई। कोई गलत चीज बॉडी के अंदर चली गई, अगर वो जहर है हमारे शरीर के लिए या हमारे लीवर के सेल के लिए, तो ये उसको खत्म करने का काम करेगा। हम बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, जो दवाइयां हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। वहां पे ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहला था आर्यन। अब बोर्ड में क्वेश्चन क्या आते हैं, मतलब फाइनल पेपर में क्वेश्चन क्या आते हैं। एक क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं मेम्ब्रान बायोजेनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैं डबल भी आएगा, क्योंकि ये बच्चे पढ़ते ही नहीं। तुम्हारी क्लास में सबसे धुरंधर, उससे जाके पूछ लेना, अगर चैप्टर पढ़ लिया, बोल लेना मेम्ब्रान बायोजेनेसिस क्या होता है, वहीं पे उसकी हवा निकल जाएगी। मेम्ब्रान बायोजेनेसिस का मतलब है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन को बनाना। तो प्रोटीन को कौन बनाता है, प्रोटीन को बनाता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर ही तो बनाता है ना, ईआर का आरईआर बनाता है प्रोटीन, आरईआर, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड्स बनाने का काम करता है। ये प्रोटीन और लिपिड्स डायरेक्ट कौन यूज करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रान, क्योंकि हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रान दो चीजों से बने होते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स से। तो ये बनाएगा तो इसके भाई लोग यूज करेंगे। बनाएगा कौन, ईआर, और देगा किसको, सबसे बाहरी लेयर को, कि भाई हमारी सुरक्षा कर तू प्रोटीन खा के, ठीक है। तो वो प्रोटीन बनाएगा और देगा प्लाज्मा मेम्ब्रान को। इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चे मेम्ब्रान बायोजेनेसिस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड्स बनाता है और उससे हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रान की हेल्प करता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रान बायोजेनेसिस, मेम्ब्रान का भाईचारा, मेम्ब्रान बायोजेनेसिस कहते हैं इसे, ठीक है। एक बना रहा है, दूसरा यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, ओके, गॉट माय पॉइंट। गोल्जी अपरेटस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी पहले ही लंबी हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप बता सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ओके। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक। I don't ever slow up.